मुझे प्रसन्नता है कि हमने 2014 में निर्धारित 3.5 ट्रिलियन जापानीज येन का इन्वेस्टमेंट टारगेट पार कर लिया गया। अब हम अपने महत्वाकांक्षाओं को और बढ़ाने का निर्णय लिया है और आने वाले 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन येन, 5 ट्रिलियन येन मतलब करीब 3,20,000 करोड़ रुपए का नया टारगेट तय किया है। तो ये वीडियो का टाइटल पढ़कर आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा, फॉर व्हाट जापान चोज इंडिया फॉर व्हाट। बट इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। व्हाट डू यू थिंक एज ए नॉर्मल सिटीजन ऑफ द कंट्री अबाउट द रिलेशन बिटवीन जापान एंड इंडिया? अब इस क्वेश्चन को लेकर ऑब्वियसली सबके अपने अपने आंसर्स होंगे। जापान एंड इंडिया आर बोथ टू डिस्टिंक्ट कंट्रीज विद डिफरेंट वेरिंग कल्चर्स, बोथ कंट्रीज लाइंग एम्फेसिस ऑन देयर कल्चर मोर देन एनीथिंग एल्स। टेक्निकली वी आर ब्रदर्स क्योंकि ए डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ बोथ द कल्चर्स resemble the others. But to be honest, most of the people won't be able to name the relation between two countries. At least हमने अमेरिका के साथ जैसे इतने चाइनीज एप्स को बैन करके उन पे एक मोबाइल वॉरफेयर छेड़ा था, we never did something like that with Japan. We never went to any kind of wars with them and in front of camera we don't really work so much together. हम पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका के साथ अपने रिलेशंस के बारे में ज्यादा सुनते हैं टीवी पर rather than our relationship with Japan. But in this modern world जहां हर एक कंट्री से हम किसी न किसी तरह से कनेक्टेड होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, वी ऑब्वियसली हैव सम डीप टाइज विद आवर जापानीज फ्रेंड्स, मोर डीपर देन एनी कंट्री इन होल एशिया। मे बी आई गेस आज के टाइम पर जितना जापान मदद कर रहा है इंडिया की, उतनी शायद किसी भी और देश ने नहीं करी होगी। जापानीज इन्फ्लुएंस इन इंडियन मार्केट माइट नॉट बी विजिबल, बट इकोनॉमिकली दे आर स्पेंडिंग so much on our country just so that we can grow too. Today, Japanese investments in Indian cooperation and startups are on a rise. Recently, Japanese Prime Minister Kishida Fumio Sensei ने श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ the 14th annual Indian-Japan Summit में at least 5 to 6 agreements sign किए to ensure that Japan invest about 5 trillion yen in India in the next 5 years, which is a big amount of money. They also discussed about the increased impact of Russian invasion of Ukraine, the energy and the power supply which had been a big problem in the world some years back, and the climate change which obviously हर summit में discuss किया जाता है। The increase in Japanese investments in India has given a boost to some of the most renowned corporations right now in the country, such as Ola, Delhivery, Paytm, Oyo, among many others. But the question is, why is Japan doing this and for what reasons? और इसीलिए आज इस पे हम brief discussion करेंगे as an otaku in collaboration with Otaku's Hideout. So let's start the video without further ado. It all started in the year 1948 जब जापान जस्ट वर्ल्ड वॉर 2 हार कर अब वर्ल्ड के साथ कुछ अच्छे रिलेशंस बनाने की खोज में निकल पड़ा था। They wanted to extend loans for the development of other countries. और इसी वक्त they saw India जो कि जस्ट उसी वक्त आज़ाद हुआ था। And we all know how British had already destructed the Indian manufacturers and industrial sectors. उनको बढ़ाने के लिए एंड ताकि इंडिया अपने पैरों पर खड़ा हो पाए without much export of finished products, इंडिया वॉज विलिंग टू टेक लोन्स और इंडिया सबसे पहला देश बन गया जिनको जापान ने लोन दिया और तब से ये लोन्स लेने का सफर चले ही आ रहा है। बट इंडियन जापानीज रिलेशंस उस वक्त ग्रो कर रहे थे व्हेन इन 90s इंडिया एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। इफ यू माइट रिमेंबर, इट वाज आल्सो द टाइम ऑफ लिबरलाइजेशन जो कि इसी क्राइसिस का एक रिजल्ट था। उस वक्त सीइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेशनल बैंक करप्सी इन द कंट्री, नो वन वाज विलिंग टू हेल्प इंडिया, बट जापान एक्सीडेड अबाउट $300 million ऑफ लोन टू द कंट्री। इन शॉर्ट, जापान सेव्ड आवर एसेट्स बैक देन। उसके बाद in the year 2014, Japan-Indian Special Strategic Partnership was signed between Abe Shinzo and Narendra Modi, which aims to double Japan's foreign direct investments, the number of Japanese corporations working in India every 5 years. If you heard us correctly, जिन agreements के बारे में हम at the start of the video बात कर रहे थे, they were just pointing towards the beginning of the next 5-year span of the partnership. SoftBank is one of the most prominent banks of Japan, and it's famous worldwide for investing at some of the best business ideas globally, such as Alibaba and WeWork. But SoftBank ने जितना पैसा इंडिया में इंडियन स्टार्टअप से इन्वेस्ट किया है उतना शायद किसी और कंट्री पे नहीं करा। It has invested in hundreds of companies such as Paytm, Oyo, Flipkart, FirstCry, Grofers, Delivery, among many others.
It's set to invest about $14 billion alone on its own. जब बस एक कंपनी इतना इन्वेस्ट कर सकती है तो सोचो जापान एज अ कंट्री ने कितना इन्वेस्ट किया होगा. And not just that, in the last year 2021, SoftBank invested about $3 billion in a single year. उनके CEO Masayoshi Son का कहना है कि even though they are the biggest investors in the country already, they don't want to stop just yet. उन्होंने प्लान किया है कि in this year 2022 they are aiming to invest about $10 billion in the country. Why is Japan doing this? Now that we have heard about the exploits of the Japanese corporation and their investment in India, the main question arises is why? क्यों? Why Japan is investing so much in India? अब ऐसा भी नहीं है कि जापान और कोई कंट्री में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो दूसरे भी कंट्रीज में कर रहा है, बट इंडिया में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों? किसी और देश में क्यों नहीं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले जापान की इकोनॉमी को थोड़ा सा अंदर से देखना पड़ेगा. जापान राइट नाउ इज गोइंग थ्रू द लॉस्ट डेकेड्स. इन द स्पैन ऑफ लास्ट 30 ईयर्स जापान की इकोनॉमी में कोई खास चेंजेस नहीं आए हैं. ऑन द टॉप ऑफ दैट चाइना इज अनदर रीजन. चाइना इज एन इंडस्ट्रियल कंट्री जहां प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक बहुत ही भारी मात्रा में होता है. हम चाहे जितना भी कह लें कि हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करना चाहते हैं, हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करना चाहते हैं, बट वो प्रैक्टिकली अभी पॉसिबल नहीं है. अबाउट 1/3 ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स मेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड आर मेड इन चाइना. और इंडिया जैसे देश का ऑलमोस्ट पूरा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर चाइना से जुड़ा हुआ है. ऑलमोस्ट सभी बड़ी कंपनीज के सेंटर्स चाइना में है जो इन सम वे और द अदर वे प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं. क्योंकि जापान भी एक बड़ी इकोनॉमी है, बहुत से जापानीज एमएनसीज के प्रोडक्शन सेंटर्स चाइना में है. एंड वी ऑल नो कि आजकल पूरे वर्ल्ड में सबको चाइना से कितनी खुदंग मस्ती है, डोंट वी? आफ्टर ऑल ऑलमोस्ट सभी बड़ी कंपनीज के सेक्टर्स बस एक ही देश में होना इज अ हेल्दी प्रैक्टिस. दिस इज व्हाट इज गिविंग चाइना सो मच पावर इन द मॉडर्न वर्ल्ड. बट चाइना नॉट बीइंग अ डेमोक्रेसी शुड नॉट हैव सच पावर्स. प्लस नॉट जस्ट चाइना, अगर किसी भी कंट्री को इतनी पावर्स मिली तो ऑब्वियसली इस पावर्स के बुरे इफेक्ट्स तो पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल सकते हैं, इवन इफ इट्स लिटरली एनी अदर कंट्रीज यू सी. प्लस चाइना राइट नाउ इज लाइक द लीडर्स ऑफ होल एशियन कॉन्टिनेंट. इनडायरेक्टली चाइना का ही राज चलता है बिकॉज दे आर द मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी इन एशिया. और ऑब्वियसली जापान इज नॉट द टाइप ऑफ कंट्री जो कि इस कंपटीशन में पीछे रहना पसंद करेगा. तो टू गिव अ फाइट दे नीड टू डू समथिंग अबाउट देयर इकोनॉमी. They need to reincarnate its economy seriously. और क्योंकि अब कंपनीज को पता चल ही चुका है कि अपने देश में अब there's not really any scope for improvement, they are going elsewhere and they chase India. इंडिया ही इसलिए चूज किया क्योंकि just like Japan, इंडिया के भी कुछ खास रिलेशंस नहीं थे चाइना से. And India is one of the fastest growing economy all over the globe. Plus India is just on the border of China. इन रीजंस की वजह से जापानीज कंपनीज के पास बिल्कुल कमी नहीं है स्टार्टअप्स को ढूंढकर उन पे इन्वेस्ट करने की, क्योंकि इतने सारे स्टार्टअप्स इतने बड़े देश में रोज खुलते हैं और बंद होते हैं. प्लस यहाँ बहुत सारा स्कोप अभी भी है डेवलपमेंट के लिए बिकॉज मेजोरिटी ऑफ आवर कंट्री इज पुअर एंड हैव लो इंफ्रास्ट्रक्चर. ऑन टॉप ऑफ दैट इंडिया इज जस्ट लाइक जापान. ऑब्वियसली तो उनके बीच अच्छे संबंध होना कोई खास बड़ी बात नहीं है. प्लस जापान को क्योंकि अपने खुद के प्रोडक्शन सेंटर्स और मेजर ऑफिसेस चाइना से निकालने हैं, India is a great alternative due to the cheap labor and the low maintenance cost in the country. Plus अगर कभी भी जापान और चाइना के बीच में कोई बड़ा डिस्प्यूट होता है लाइक वॉर में भी, तो जापान इंडियन ग्राउंड से होकर इजीली अपने ट्रूप्स चाइना में भेज सकता है. दो इंडिया इज स्टिल नॉट रियली सच अ डेवलप्ड कंट्री कि वो दो डेवलप्ड कंट्री के बीच के फाइट्स में अंदर कूद सके, बट इट कैन बिकम पावरफुल. ऑब्वियसली हम हमेशा आभारी रहेंगे जापानीज लोगों के और कदम कदम पर उनकी हेल्प करेंगे. If India soon becomes a developed country and India and Japan together can form a strong anti-China front against its armies and keep it at its limits, something जो US तक भी नहीं कर पा रहा है. Benefits on India. Now obviously most of the benefits in this case तो इंडिया के पास ही हैं. I mean पैसा at the end of the day हम ही कमा रहे हैं. Startups की growth होना obviously बहुत अच्छा indicator है for the economy. Startups in India are growing and our economy is getting powerful day by day. इन collaborations की वजह से Indian companies को बहुत ही valuable information भी मिलती है to grow as a businessman, to help in the economy. Now it's much easier to start a startup in India than it was 2 years ago. बस इन कुछ 1-2 साल
सालों में ही इंडिया में एक लार्ज नंबर ऑफ यूनिकॉर्न कंपनीज आई हैं एंड इन जस्ट मैटर ऑफ टाइम इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट होम टू मोस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न कंपनीज इन ए सिंगल कंट्री. Indian startups can easily get money which raises their chances of survival in the market and even growing big. Yeah, it helps us a lot. Japan is even asking these companies to come to Tokyo Stock Exchange, which will help us both, the Japanese economy and the Indian economy. एंड बस इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं. आई होप कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो. और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज एन ओटाकू फॉर मोर सच एनिमे रिलेटेड एंड जापान रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट. और हाँ, ओटाकू साइड आउट को भी सब्सक्राइब कर देना. सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट्स में होंगे. तो मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन किसी नए वीडियो में. तब तक के लिए सायोनारा.